आज हम आपको सेट नंबर 1 का 5वां पार्ट कराएंगे। देखिए ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर 2 के 3 क्वेश्चन हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें दिया गया है समांतर माध्य ज्ञात करना है, दैनिक आय दी गई है, कर्मचारियों की संख्या दी गई है। कैसे निकालेंगे इसको देखिए। दैनिक आय देखिए 80 से कम। अब जब इसमें ऐसे दी गई है 80 से कम, 160 से कम, तो हम 0 से 80 वर्ग अंतराल में मानेंगे इसको। ठीक, फिर दी गई है 160 से कम यानी 80 से 160। फिर तीसरा है 240 से कम तो 160 से 240। फिर चौथा है 320 से कम यानी 240 से 320। फिर है 400 से कम यानी 320 से 400। ठीक, अब हम यहां पर निकालेंगे बारंबारता जो कि में दी गई है, इसको FI से डिनोट करते हैं। ठीक, ये में दी गई है 12, 32, 67, 97 और 120। इसका जोड़ निकालेंगे यानी सिग्मा FI, तो ये हो जाएगा हमारा 328। ठीक है, अब हम इसके बाद निकालेंगे XI जो होता है इन दोनों को जोड़ के उसका आधा करना, यानी कितना आ जाएगा 40। इन दोनों को जोड़ के इसका आधा करेंगे तो हो जाएगा 120। ठीक, इन दोनों को जोड़ के इसका आधा करेंगे तो हो जाएगा 200। इन दोनों को जोड़ के इसका आधा करेंगे तो हो जाएगा 280 और इन दोनों को जोड़ के इसका आधा करेंगे तो हो जाएगा 360। ठीक, अब इसके बाद हम निकालेंगे DI निकालने से पहले हमें कल्पित माध्य मानना पड़ेगा जिसको कहते हैं A। 2 ऊपर के छोड़ दिए, 2 नीचे के, बीच का क्या हो गया A। DI बराबर होता है XI माइनस A। 40 में से 200 घटाएंगे बचेंगे 120, सॉरी 160। ठीक, 120 में से 200 घटाएंगे बचेंगे माइनस के 80। 200 में से 200 घटाएंगे 0, फिर यहां बचेंगे 80 और यहां बचेगा 160। अब इसके बाद हमें निकालना पड़ेगा FI DI। FI DI यानी इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, 160 और इसकी मल्टीप्लाई आ जाएगी माइनस 1920। ठीक है, 32 और दूसरी आ जाएगी यहां पर, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 2560, तो 8 दूनी 16। यहां इसकी आ जाएगी 0 और इन दोनों की मल्टीप्लाई आ जाएगी 7760। अब इसकी आ जाएगी 0, 3, एक और 19,200। ठीक है, अब इसका जोड़ निकालेंगे, सिग्मा FI DI। जब इसका जोड़ करेंगे तो देखिए प्लस प्लस वालों का जोड़ कर लेंगे यानी 19,200 और 77,700, इनका जोड़ आएगा 26,907 और ऊपर वालों दोनों का जोड़ करेंगे तो हो जाएगा 4,480। घटा दो इन दोनों को, 0, 16 में से 8 गए बचेंगे 8, 8 में से 4 गए बचे 4, यहां बचे 6, 6 में से 4 गए 2, 2, 22,480। ठीक, अब हमारा फार्मूला क्या होता है समांतर माध्य का देखिए। A प्लस सिग्मा FI DI बटे सिग्मा FI। A हमारा 200 प्लस सिग्मा FI DI यानी 22,480 बटे सिग्मा FI यानी 328। 328 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी 16 का 6, यहाँ से 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 3 दूनी 6, 00 प्लस 22,480।
बटे में 328। इन दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 88,040 बटे में 328। जब इससे इसको भाग करेंगे तो आ जाएगा 268.53। ठीक है, इसमें जो आंसर दिया गया है 221 दिया गया है, जो कि गलत है। 221.33 यहां पर आएगा 268.53। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद। थोड़ी तबीयत आज मेरी खराब है, आवाज इसकी वजह से थोड़ी सी बैठी हुई आ रही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें दिया गया है एक हवाई जहाज जो 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। यह 1000 मीटर की ऊंचाई पर एक जहाज उड़ रहा है। फिर इन्होंने कहा है कि इस पर स्थित मनुष्य उत्तर की ओर शत्रु की एक पनडुब्बी को 30 डिग्री के अवनमन कोण पे देखता है। तो 30 डिग्री का अवनमन कोण यहाँ पे हो गया, तो इधर से भी यहाँ पर एकांतर कोण होने की वजह से 30 डिग्री यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर क्या है, पनडुब्बी। ठीक, इसके बाद इन्होंने ये कहा है दक्षिण की ओर युद्धपोत को 45 के अवनमन कोण पे देखता है। तो ये एक युद्धपोत है, इसको 45 के अवनमन कोण पे देख रहा है। तो जब इधर से 45 है तो एकांतर कोण होने की वजह से इधर भी 45 डिग्री पर युद्धपोत है। ठीक, अब इन्होंने ये कहा है कि पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी। तो हम एक काम करते हैं, इसका नाम रख देते हैं A, B, C और D, और इसको मान लेते हैं X, इसको मान लेते हैं Y। अब देखिए त्रिभुज हो गया हमारा। तो पहले हम दो त्रिभुज अलग अलग बन गए, तो त्रिभुज लेंगे ABD। ABD में क्या क्या है हमारे पास, देखो हमारे पास ये साइड है कितनी, 1000 मीटर है। तो लिखेंगे BD बटे क्या हो जाएगा DA। लंब बटे आधार क्या होता है 10। तो 10 कितना है हमारे पास 30 डिग्री। BD कितना है 1000 और DA कितना है X बराबर 10 30 का मान 1/√3। कैंची गुणा करेंगे तो आ जाएगा X बराबर 1000√3। ये हो गई समीकरण नंबर 1। दूसरा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज BDC में क्या क्या है हमारे पास, BD बटे TC बराबर 10 45 डिग्री। BD है हमारे पास 1000, DC है हमारे पास Y बराबर 10 45 का मान 1। कैंची गुणा करेंगे तो Y बराबर आ जाएगा 1000। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने के, अभी तो कुल दूरी आएगी, X और Y को जोड़ देंगे। तो X प्लस Y बराबर 1000√3 प्लस 1000। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 1000 ले लेंगे कॉमन, अंदर आएगा √3 + 1 मीटर। यही हमारी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास चा वाला, जिसमें कह रहे हैं कि एक तंबू ऊपर से शंक्वाकार है, तथा नीचे से लंबवृत्तीय बेलन के तरीके का है, इस तरीके से। ठीक, अब इन्होंने ये कहा है कि इस तंबू की संपूर्ण ऊंचाई 15 मीटर है, यानी यहां से लेकर नीचे तक की संपूर्ण ऊंचाई कितनी है, 15 मीटर है। ठीक, आधार का व्यास 24 मीटर है, यहां से लेकर यहां तक ये कितना है, 24 मीटर है। ठीक, फिर इन्होंने ये कहा कि तंबू के बेलनाकार भाग की ऊंचाई, जो बेलनाकार भाग की ऊंचाई है ये 10 मीटर है, यानी यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है ये 10 मीटर है। ठीक, अब ये कह रहे हैं कि ज्ञात कीजिए तंबू बनाने के लिए कितने कैनवास की आवश्यकता होगी। अब ध्यान से देखिए, जब 10 मीटर ये है, पूरी ऊंचाई 15 मीटर है, तो केवल शंकु की ऊंचाई कितनी रह जाएगी, 5 मीटर, यहां से लेकर यहां तक की। अब देखिए 24 मीटर व्यास है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी,
12 मीटर, क्योंकि जो त्रिज्या होती है व्यास की आधी होती है। अब ध्यान से देख लीजिए क्या क्या हमें करना पड़ेगा। पहले हमें शंकु की तिर्यक ऊंचाई याद करनी है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, इसको क्या बोलते हैं, एल। एल बराबर होता है अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच कितना हमारा 5 मीटर, आर कितना है हमारा 12 मीटर। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, जुड़ के हो गया 169, और इसका अंडर रूट होता है 13। तो हमारी तिर्यक ऊंचाई आ गई 13 मीटर। ठीक, तिर्यक ऊंचाई आ गई। अब हम फार्मूला लगाएंगे कि कैनवास के लिए शंकु का पहले लिखेंगे कुल कैनवास, बराबर शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ। ठीक, शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। कॉमन लेंगे, क्या ले लेंगे, पाई और आर, अंदर बचेगा एल प्लस 2h। ठीक है, पाई की वैल्यू नहीं लगाएंगे, ऐसे का ऐसे ही रखेंगे। आर, आर कितना है हमारे पास 12, एल कितना है हमारे पास 13, एच कितना है हमारे पास ऊंचाई। अब ये ऊंचाई किसकी, बेलन की है, तो बेलन की ऊंचाई कितनी है 10। तेरह प्लस 20, 13 और 20 कितने हो जाएंगे, 33। 12 और 33 की मल्टीप्लाई 6 और 3, 396 पाई सेंटीमीटर, सॉरी मीटर है, मीटर तो सेंटीमीटर देखते हैं, यहाँ पर मीटर में दिया गया, तो मीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एक इसका अथवा वाला रह गया है, फिर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। प्रायिकता का सवाल है, ध्यान से देखिए। अथवा वाला, अथवा वाले में कह रहे हैं कि 2 पासों को एक साथ फेंका गया है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यदि पासों के ऊपर की संख्याओं का गुणनफल 6, 12 तथा 7 हो। तो देखिए ध्यान से, इसकी एक टेबल बना लेंगे। 6 खाने में 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ध्यान से देखिए, पहला पासा फेंका गया तो उसमें 1 अंक आएगा, दूसरे में भी 1 अंक आएगा, फिर 1 और 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, फिर 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, फिर 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, फिर 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, फिर 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6। एक और बना लेंगे लास्ट, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6। इसमें कॉमा लगा देंगे बीच बीच में। आप ध्यान से देखिए, इन्होंने ये कहा है कि 2 पासों को एक साथ फेंका गया, तो अगर पहले पासे का अंक 1 आएगा तो हो सकता है दूसरे पासे का भी अंक 1 आए, प्रोबेबिलिटी है ये। अगर पहले पासे का अंक 1 आता है, हो सकता है दूसरे पासे का अंक 2 आए। यदि पहले पासे का अंक 3 आए, 1 आए, तो हो सकता है दूसरे पासे का अंक 3 आए। तो ऐसे करके हमने 6 बार इनको ओवर कर लिया, तो 6 की 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कुल प्रायिकता कितनी आ जाएगी, 36।
दो पासों की कुल प्रायिकता कितनी आ जाएगी? 36 खाने आएंगे। ठीक है, अब पहली बार इन्होंने कही है यदि दो पासों को एक साथ फेंका गया तो उनके पासों के ऊपर की संख्याओं का गुणनफल 6 हो। तो संख्याओं का गुणनफल 6 देखो कैसे हो सकता है। यहां पर पहला 6 एकम 6, यानी एक तो ये हो गया 1,6। दूसरे वाले में देखते हैं 3 दूनी 6। तीसरे वाले में देखते हैं 3 दूनी 6। चौथे वाले में देखते हैं, चौथे वाले में एक भी नहीं। पांचवें वाले में भी एक भी नहीं। छठे वाले में 6 एकम 6, यानी कितनी में प्रोबेबिलिटी मिली? 4। तो संख्याओं का गुणनफल 6। तो लिखेंगे 6 गुणनफल होने की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगी? 4 ये आई है संख्याएं बटे कुल प्रायिकता कितनी है? 36। 4 एकम 4, 4 नहीं 36, 1/9। सेकंड देखिए, सेकंड कह रहे हैं गुणनफल कितना हो? 12 हो। पहले वाले में देखते हैं 12 होगा? नहीं होगा। दूसरे वाले में देखते हैं 5 6 दूनी 12, यानी 2,6। तीसरे वाले में 3 चौक 12, 3,4। चौथे वाले में 4 तियां 12, 4,3। पांचवें वाले में नहीं होगा। छठे वाले में 6 दूनी 12, 6,2। ठीक है, अब देखिए ध्यान से 1 2 3 4, 4 इसमें भी है। तो लिखेंगे 12 गुणनफल होने की प्रायिकता कितने आए? 4। कुल प्रायिकता कितनी है? 36, 1/9। ये भी आएगा। थर्ड पार्ट है इसमें गुणनफल 7 होने की प्रायिकता। अब देख लीजिए किसी में भी गुणनफल 7 हो ही नहीं सकता है। 2 एकम 2, 3 एकम 3, कोई विषम संख्या आ ही नहीं रही है। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे? 7 गुणनफल होने की प्रायिकता कितनी आ जाएगी? यहां पर 7 गुणनफल होने की प्रायिकता क्या है? 0 बटे में 36। क्या आ जाएगा? 0 इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो आपका तीसरे से लेकर बाकी 5 तक क्वेश्चन है, ये आपके नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 में लगेंगे। धन्यवाद।